Hello students, yes, as you know we have done some part of the chapter number 3, Nationalism and Rise of Hitler. It's the second part of this chapter. Yes, political radicalism and economic crisis. बर्थ ऑफ वियमार रिपब्लिक, वियमार रिपब्लिक की बर्थ के बाद मतलब जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो रिवोल्यूशनरी चीज़ें कुछ हुई इससे सामने आई। यस, सबट्रस्टिस्ट लीग जो है उसने बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन से काफ़ी इम्प्रेसिस थी। उसी सबट्रस्टिस्ट लीग थी जो कि बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में हुआ था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। सोवियत के वर्कर्स एंड सेलर्स ने इस्टेब्लिश कर लिया था, बहुत सारे सिटीज़ में ये सब इस्टेब्लिश किया गया था बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन को। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन का भी बिल्कुल ऐसा ही चार्ज कर दिया गया जिसमें सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड रखी गई कि इस तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे भी होनी चाहिए। दोस्त अपोज्ड, जिसको अपोज किया सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स ने और कैथोलिक्स ने, तो इनके बीच में एक क्रश हो गया वेहमार रिपब्लिक और जो ये हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रल्स के बीच में और बाद में एक कास्टिंग हुई तो जिसमें वीएमआर रिपब्लिक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिले और वो फ्री क्रॉप्स कहा गया जिसे। लेकिन बाद में जो स्पेक्ट्रिस्ट है उसने अपनी एक अलग से कम्युनिस्ट पार्टी बना ली जर्मनी में। और पॉलिटिकल के बाद हम बात करते हैं यस इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है जर्मनी को जो कि कंपेंसेशन देना था, मतलब कि जो yes was already heightened by the economic crisis 1923. Germany had fought the war largely on loans. जर्मनी ने जब लड़ा तो उसके लिए बहुत सारे लॉन्स लिए थे और उसको उसके लिए पे करना पड़ा। तो वो जो पेमेंट किया, जर्मनी के पास इतना मनी तो था नहीं तो उसने गोल्ड में पे किया और धीरे धीरे उसके पास गोल्ड के रिजर्व्स भी बिल्कुल कम हो गए, गोल्ड की कमी हो गई वहाँ। और 1923 में जर्मनी ने अपने जो है पेमेंट भी मतलब जो लास्ट में मना कर दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं है पे करने को। फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडर इंडस्ट्रियल एरिया, और फ्रांस ने उसके बाद उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूर उस पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें से उसने कोल, जहाँ से कोल का प्रोडक्शन होता था। जर्मनी रिटेटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस। अब उसके पास जब कुछ नहीं बचा तो उसने तेज़ी से पेपर प्रिंट कर दिया, प्रिंटेड मनी, पेपर प्रिंटेड मनी होती है ना जैसे नोट, वो छापने बिना रुके उसने छापना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखिए हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा रिच होना है तो हम लोग भी पेपर प्रिंट, तो हम जानते हैं पेपर प्रिंटिंग यानी मनी को प्रिंट करना ज़्यादा से ज़्यादा हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हो जब आपके पास कोई इसका ब्यौरा नहीं है और आप ऐसे ही पेपर मनी प्रिंट करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जैसे रुपीज़ है, जैसे इंडिया का जो करेंसी है रुपीज़, तो उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसी फुलिशनेस की कि पेपर प्रिंट मनी बिल्कुल बिना रोके स्टार्ट कर दी। उसकी वजह से कंडीशन ये हो गई कि दिसंबर तक यूएसए का $1 98 लाख इट इज़ 860,000 मार्क की बराबर हो गई उसकी वैल्यू। देखो कितनी वैल्यू उसकी गिर गई। यस, तो इसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली कंडीशंस उसकी और बुरी हो गई। यस, इवेंचुअली अमेरिका इंटरवेंड एंड बैन, और फिर बाद में अमेरिका ने जब देखा कि ये ज़्यादा पे नहीं कर पाएगा तो अमेरिका ने उसके जर्मनी के फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की बात सोची, जिसे डॉन प्लान के नाम से जाना जाने लगा। यस, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन हम देखेंगे 1924 से 28 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी आ गई जर्मनी में, कुछ थोड़ा बहुत सही होने लगा था क्योंकि जर्मनी को यूएसए ने थोड़ा लोन दिया और साथ दिया। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री रिकवरी वर टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। टोटली जर्मन का जो इन्वेस्टमेंट था, इंडस्ट्री रिकवरी जो थी, वो टोटली यूएसए के जो छोटे शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हुए थे उस पर डिपेंडेंट थी। सपोर्ट जो कि बाद में छीन लिया गया, बाद में यूएसए ने भी वो सपोर्ट देना बंद कर दिया, जिसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि जो यूएसए में को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स जो है उसको बेचा गया और जिसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा गया उस दिन को। Over the next 3 years 1929 to 32 नेशनल इनकम ऑफ यूएसए की जो नेशनल इनकम है वो भी बहुत गिर गई, इवन 50% गिर गई। फैक्ट्रीज बंद हो गई और वहाँ से एक्सपोर्टेशन बंद हो गया, फार्मर्स की कंडीशन ख़राब हो गई। यूएसए मार्केट जो है उसकी वर्ल्ड व्यू अगर देखा जाए तो उसकी इकोनॉमी कंडीशन बहुत बदतर हो गई। जर्मनी इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट, और जर्मनी में तो इसका प्रभाव पड़ना ही था क्योंकि जर्मनी में जो थोड़ा कुछ अच्छा हो रहा था वो भी यूएसए के छोटे शॉर्ट टर्म प्लांट्स की वजह से हो रहा था, लॉन्ग प्लांट्स की वजह से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 40% कम हो गया। 1929 में ये लेवल बिल्कुल गिर गया। वर्क लॉस्ट, वर्कर्स जो है उनकी जॉब्स चली गई, उनके जो वेजेस थे जिनके पास जॉब्स थी, कुछ की जॉब्स चली गई और कुछ के पास जिनके पास जॉब्स थी तो उनकी सैलरीज को कम कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। यस, और जर्मनी की हर गली में, स्ट्रीट्स में देखा जाता था कि जो जॉबलेस लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है, तो उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड जो यंग थे वो स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे बैठकर कार्ड्स प्ले करते थे, लाइंस में ऐसे ही खड़े रहते थे। यस, एज जॉब डिसअपीयर्ड, जैसे जॉब गायब ही हो गई थी। यूथ टुक, जैसे ही जॉब गायब हुई तो यंगस्टर्स में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। टोटल डिसअपीयरमेंट यानी कि पूरी निराशा फैल गई। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हुए तो लोगों के बीच में बहुत ही फियर वाली कंडीशन आ गई। मिडिल क्लासेस के लोगों की कंडीशन और ज़्यादा बुरी होने लगी, स्पेशली सैलरी एम्प्लॉयड जो है और पेंशनर्स हैं, उनकी जो सेविंग्स भी है वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आई। जब करेंसी की वैल्यू ही लॉस्ट हो गई तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स हैं, वो भी इससे सफ़र करने लगे, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। ये इस बिज़नेस जो है उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो ये सेक्शन है वो पूरा भय से भर गया, फियर से भर गया। यस, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस दिखने लगी। वर्कर्स जो है वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पीजेंट्स जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा शार्प अफेक्टेड हुए, प्राइसेस गिर गए। वीमेंस जो है अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रही थी। यस, पॉलिटिकली थ्रू द वीएमआर रिपब्लिक की भी कंडीशंस ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी। वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी डिफेक्टनेस नज़र आ रही थी। आर्टिकल 48 के थ्रू प्रेसिडेंट को सारी पावर्स मिली हुई थी, सिविल राइट्स मिले हुए थे, एक डिग्री के थ्रू रूल करता था। वीएमआर रिपब्लिक में 20 डिफरेंस कैबिनेट्स में इवन टू बनाई गई जो कि 239 डेज़ के लिए, जिसमें आर्टिकल 48 का लिबरल यूज़ किया गया। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ऑल ओवर, कहने का मतलब यह है कि वीएमआर रिपब्लिक जो है उसकी वजह से जर्मनी की कंडीशन बहुत ख़राब नज़र आई। लोगों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि लोग बहुत ज़्यादा एंग्री थे, गुस्से में थे, परेशान थे वीएमआर रिपब्लिक के बाद। तो उसी का फ़ायदा हिटलर ने उठाया था। उसी लोगों के उसी गुस्से को हिटलर ने अपनी नाजिज्म के सपोर्ट में चेंज कर दिया। ऐसा कहा जाता है हिटलर इतना अच्छा बोलता था, वो हिटलर जो है अपनी नाजिज्म को आगे बढ़ाने के लिए उसने रैलीज निकाली, स्पीचेस दी। तो वो बोलते हैं जब वो स्पीचेस देते थे तो उस वक्त कंडीशन ऐसी होती थी लोगों की कि लोग अपने आप को ये मानने के लिए मजबूर हो जाते थे कि यस, कि ये सही बोल रहा है, ये जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, सपोर्ट में बोल रहा है। यस, नाउ वी विल सी द राइज ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।